स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर, जो कि 100% बिल्कुल वायरल पेपर है। और आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में इस बार सोशल साइंस क्लास 10 का यही पेपर आएगा आप सभी के बोर्ड पेपर में, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को इस पूरे पेपर में, यानी इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को पूरे के पूरे ये पेपर समझ में आएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो, जितना भी इस पेपर में क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल वायरल है। अगर आप लोग पूरे क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का 100% गारंटी कि इस बार 10th SST में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आप सभी का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो सबसे पहले आपको अपने पेपर में यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, जो सामाजिक विज्ञान का आप सभी का 2024 बोर्ड का जो संकेतांक रहेगा वो 824 डिजिट, ठीक है। बिल्कुल वायरल पेपर का ये पेपर कोड है और ये है सामाजिक विज्ञान। और इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और इस 15 मिनट में आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है और ये पूर्णांक जो रहेगा 70 रहेगा, इसमें आपको नंबर लाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं जिसको आप सभी लोग को पढ़ना काफी जरूरी है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने आपको कई बार बता चुका है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप सभी को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर OMR सीट में देना है, ठीक है। तो आपको कैसे देना है सब कुछ यहाँ पे पूरा हम आंसर के साथ बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बहुविकल्पी में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है बिस्मार्क, दूसरा है नेपोलियन और स वाला ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। द वाला ऑप्शन है ज्यूसेपी मेस्सिनी। तो यहाँ पे देखिए, जो 1815 की वियना संधि है इससे नेपोलियन संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सतह की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो सतह की साझेदारी है इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, आपको उसको भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे उसी का यानी सतह की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का ये महत्व पूछ रखा है, ठीक है। तो इसका जो महत्व होता है वो यानी कि सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई है, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई, ठीक है। किसके कारण गिर गई, कि बाढ़ के कारण, कि सूखे के कारण, या महामंदी के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो 1928 और 1934 के बीच यानी 1929 के बीच क्या हुआ था, आर्थिक महामंदी आई थी देश में, ठीक है। यानी कि महामंदी आया था, महामंदी के कारण काफी ज्यादा उन्हें, ठीक है, गिरावटों का सामना करना पड़ा। यानी कि जो भी उनके फसल थे उसके जो कीमत थे उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गए थे, क्योंकि उसका देश में आयात और निर्यात नहीं हो रहा था, ठीक है। और जो है काफी ज्यादा फसल हो गए थे किसान के और उसको खरीदने वाले बहुत कम थे, जिससे उनके गेहूं, धान, चावल जो भी है उसमें उसके कीमत में गिरावट आ गई थी, ठीक है। यानी कि महामंदी के कारण ही हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सही राइट है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, ठीक है। तो वो अमेरिका में स्थित है। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, आप लोग उसको भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कौन सा, यहाँ पे कई दिया है, जैसे कठोर संविधान, ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे कठोर संविधान ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। तो देखिए, जो सामाजिक विभाजन का कारण है वो धर्म है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब क्या हुआ करता था, पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ही रहते थे, ठीक है। दोनों जैसे अलग नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, दोनों एक ही में थे। लेकिन क्या थे, यानी जो पाकिस्तान में है वो ज्यादातर मुस्लिम जात के लोग हैं, ठीक है। तो वो धर्म के कारण, यानी कि वो मुस्लिम
धर्म के कारण वो क्या किए कि वो भारत से अलग हुए। तो वो धर्म के कारण हुए, भाषा के कारण तो नहीं हुए। भाषा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे धर्म के कारण यहाँ पे छठे का और राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या होता है? समाज में स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिका, या स्त्री और पुरुषों के मध्य जैविक विभिन्नता, ठीक है, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, यहाँ पे ऑप्शन ब राइट है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे ब राइट है। क्वेश्चन 9वां, ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? ठीक है, तो यहाँ पे ज्यूसेपी मैत्सिनी को माना है, ऑप्शन यहाँ पे द राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, और हम आप सभी को बता दें कि जैसा ये पेपर है इसी टाइप के क्वेश्चन आप सभी के सामाजिक विज्ञान के पेपर में आते हैं, ठीक है। और ये नहीं आप लोग सोचिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सरल आता है, तो सरल नहीं आता है, ठीक है, कठिन नहीं आता है लेकिन सरल नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग जो इस टाइप के क्वेश्चन है आप लोग उसी क्वेश्चन को पढ़िए और याद कीजिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में आएंगे। तो यहाँ पे है 10वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह क्या है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, दोनों, यानी कि नागरिकों में समानता को भी बढ़ावा देता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, और व्यक्ति की गरिमा जो है उसको भी बढ़ावा देता है, ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पे और वह दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो यहाँ पे मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो हमने आप सभी को बताया कि नवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। यानी देखिए मृदा का क्या होता है, कहीं बाढ़ के द्वारा, कहीं हवा के द्वारा, इस तरीके से मृदा का क्या होता है, हमेशा उसका अपर्दन होता रहता है, क्षरण होता रहता है, ठीक है, जिससे वहां पे हमेशा नई मिट्टियां जो है उत्पन्न होती रहती है, नई मिट्टियां वहां पे होता है। तो यानी कि वो नवीकरण है, योग्य संसाधन है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब की भूमि संकुचित हो रही है यानी सिकुड़ रही है, ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, ठीक है। जो पंजाब है वहाँ पे 2 बार धान की खेती होती है, यानी धान को क्या होता है, ज्यादातर पानी की आवश्यकता होती है। तो पंजाब में कई जो है बांध है, ठीक है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, ये सब जो बांध है वो पंजाब में है। इन्हीं बांधों के माध्यम से जो होता है पंजाब में, ठीक है, अब जो खेतों की सिंचाई होती है वो अधिक होती है, जिससे क्या होता है, जो धान होता है उसकी खेती अत्यधिक होती है, उसमें पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उसमें अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है, जिससे जो पंजाब की भूमि है वो संकुचित हो रही है यानी सिकुड़ रही है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है? यानी भारत के कौन से ऐसा राज्य है जहां पर जो शिशु है यानी जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो काफी कम मात्रा में जन्म के बाद मरते हैं, ठीक है, यानी बहुत कम मात्रा में मरते हैं, तो वो है केरल, ऑप्शन यहाँ पे और राइट है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पे वर्गीकृत किया जाता है? तो किस आधार पे वर्गीकृत किया जाता है? उद्यम और स्वामित्व के आधार पे, ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो देखिए भूक्षरण का मतलब जैसे खेत है, ठीक है, ये सब क्या है, फील्ड है, खेत है, इसमें हवा के माध्यम से, बाढ़ के माध्यम से, जल के माध्यम से इसमें क्या होती है, इस खेतों की मिट्टियां, ठीक है, अपने स्थान से इस खेतों में चली जाती है, इसके बाद इस खेतों में चली जाती है। ऐसे क्या होता है, यानी यहाँ की मिट्टियाँ जब यहाँ पर चली जाएगी तो यहाँ की जो मिट्टियाँ है वो बंजर हो जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे कोई भी फसल अच्छे तरीके से नहीं उगेगा। लेकिन जो यहाँ की मिट्टियाँ यहाँ पे जाएंगी तो यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से फसल उगेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इसका जब यहाँ से हवा और पानी के माध्यम से जा रही मिट्टियाँ यहाँ से, यानी कि यहाँ से मिट्टियों का क्या हो रहा है, भूक्षरण हो रहा है, ठीक है, यानी मिट्टियों का कटान हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है। तो ऐसे अगर मिट्टियाँ जाती हैं तो हमने आपको बताया ये भूमि बंजर हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी फसल अच्छे तरीके से नहीं होगा, यानी भूमि का अनुपजाऊ होना, ठीक है, अनुपजाऊ का मतलब अच्छे तरीके से फसलों का उपजाऊ नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 क्वेश्चन, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? ठीक है,
तो वो दामोदर घाटी में नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट है, ऑप्शन और राइट है। नेक्स्ट 17 भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। तो देखिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, यानी भूमिहीन का मतलब जिनके पास खेत नहीं है, वैसे मजदूर जो हैं उनको वो आगे कैसे बढ़ेंगे, यानी वो अमीर कैसे होंगे, ठीक है, उनको विकास उनकी कैसी होगी कि वो अच्छे से रह सके, अच्छे से पहन सके, वो अपने इस लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकते हैं, उनके इस लक्ष्य को सरकार कैसे पूरा कर सकती है, ठीक है। तो वो है कि अधिक मजदूरी, यानी जो मजदूर हैं वो सिर्फ मजदूरी ही करने के लायक हैं, ठीक है, मजदूरी ही कर सकते हैं। तो उनके लिए वो अधिक धन कैसे कमाएंगे, मजदूरी करके ही कमाएंगे। तो क्या है, सरकार को उनको अधिक से अधिक मजदूरी देना चाहिए, जो भी है मनरेगा वाला मजदूरी, ठीक है, या कोई भी सरकारी काम हो रहे हैं तो उसमें ज्यादातर ग्रामीण मजदूरों को लगाना चाहिए। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, ठीक है, यानी व्यापार अवरोधकों मतलब कि व्यापार में कौन सा ऐसा लक्षण है जो रुकावट नहीं डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे द राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे परंपरागत पूछ रखा है, तो यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, 20वां नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ये सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ हुई, ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे द राइट है। तो ये रहे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आप सभी के, ठीक है, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यानी सामाजिक विज्ञान 10th सोशल साइंस का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आता है। आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसके बाद आता है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि आप सभी का यानी कि 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया खंड ब, इसमें 50 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पे इसका उत्तर आप सभी को 80 शब्दों में देना है। 80 शब्द का मतलब आपको इसका आंसर 2 पेज में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है और ये 4 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2 पेज में लिखोगे तो आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन अगर आप लोग आंसर लिखोगे तो 2 नंबर, प्लस इसको भी लिखोगे तो 2 नंबर, यानी आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, काफी अच्छे तरीके से आपको एग्जाम में लिखना कैसे है सब कुछ यहाँ पे हम बता रहे हैं। काफी मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों में। खंड ब दिया है वर्णनात्मक प्रश्न पहला, इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या आपको यहाँ पे लिखना है पहला, ठीक है, और आपको हेडिंग डालना है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो आपको हेडिंग डालना है फ्रांस की क्रांति। यहाँ पे फ्रांस की क्रांति आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से और इसमें लिखना है फ्रांस की क्रांति, ठीक है, 5 मई 1789 ईस्वी में लुई 16वां, यानी ये राजा था फ्रांस का उस समय, लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रखा है कारण, ठीक है, फ्रांस की क्रांति का कारण, तो आपको यहाँ पे कारण हेडिंग डालना है। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कारण था दोष युक्त शासन व्यवस्था, ठीक है, यानी जो वहाँ का शासन व्यवस्था था उसमें दोष पाया गया। तो यहाँ पे क्या दोष था, अब देखिए यहाँ पे ये जितने भी ये फ्रांस की क्रांति जो था वो जो लुई 16वां यहाँ का राजा था उसके फिजूल खर्ची पे आधारित था, ठीक है, यानी वो लुई 16वां और उसकी पत्नी जो थी वो क्या करते थे कि अपने ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्चा करते थे, काफी महंगे महंगे सामान खाते थे, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे चीज खाते थे और काफी विलासिता से अपने जीवन को व्यतीत करते थे और उसमें काफी ज्यादा उनके पैसे लगते थे, जिससे क्या हुआ कि फ्रांस का पूरा जो पैसा है फ्रांस के वो खत्म हो गए और देश को फ्रांस को चलाने के लिए, ठीक है, शासन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। तो वो लुई 16वां जो
है वो मजदूरों और किसानों पर कर लगाना शुरू कर दिया। कर लगाकर गरीबों पर सोचा कि पैसा, कर के माध्यम से पैसे मिल जाएंगे, जिससे शासन व्यवस्था अच्छे से चलने लगेगी। तो बताइए, मजदूर और किसान कहाँ से कर देंगे? वो तो अपने ही और अपने परिवार के लिए ही सिर्फ धन कमा पाते हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या हुआ कि फ्रांस के ऐसे जनता में विरोध का भाव उत्पन्न हो गया, वही फ्रांस की क्रांति का कारण बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोषयुक्त शासन व्यवस्था में फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहां की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी, ठीक है। लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष जो है वो खाली हो गया था। ऐसी स्थिति में शासन ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने क्या किया, विरोध किया, ठीक है। राज्य स्वयं अपने अधिकारों के द्वारा कर वसूल नहीं करता था, अपितु यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले, यानी जो अधिक बोलता था, ठीक है, ज्यादा समझदार था, उसको ये व्यवस्था दी गई, व्यक्ति को दिया जाता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावनाओं को प्रबल किया। इससे क्या हो गया, फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावनाएं उत्पन्न हो गई। इस स्थिति से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गया। ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट दूसरा कारण, 2 कारण पूछ रखा है, वह सामाजिक असमानता। इसमें क्या है कि जो कर व्यवस्था लागू किया गया था वो सबके पर नहीं किया गया था, यानी सभी से कर नहीं लिए जाते थे, सिर्फ मजदूरों और किसानों से लिए जाते थे, गरीबों से, ठीक है। और जो यानी उच्च व्यक्ति थे, उच्च जाति के लोग थे, उनसे, अमीर लोगों से कर नहीं लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि जो मजदूर और किसान थे उनके अंदर असमानता की भाव उत्पन्न हो गई कि हाँ, यानी यहाँ पे असमानता हो रहा है, सबसे समान रूप से यहाँ पे सबसे कर नहीं लिया जा रहा है, किसी से लिया जा रहा है, किसी से नहीं। ये भी क्रांति का कारण बन गया। आगे देखिए इसमें क्या है, फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय समाज जो था वो 2 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में कुलीन थे तथा पादरी वर्ग के आता था, जो करों का भुगतान नहीं करते थे, यानी कुलीन और पादरी दोनों कर का भुगतान नहीं करते थे, कर नहीं देते थे, ठीक है। कर का मतलब इनके पर, ठीक है, पैसा इनको देना पड़ता था। जबकि दूसरे वर्ग में किसान तथा अन्य श्रमिक आते थे, जो अत्यधिक करों का भुगतान करते थे तथा उनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। किसान और मजदूर कितना कमा पाएंगे, वो अपने और अपने परिवार के लिए ही सिर्फ कमा पाते हैं। स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे क्या हुआ, फ्रांस का क्रांति का कारण बन गया। तो इसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे हमने आप सभी को बताया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अथवा दिया है। आप लोग पहले क्वेश्चन को कीजिए या यहाँ पे अथवा वाला जो क्वेश्चन है इसको कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? देखिए गांधी जी 3 आंदोलन चलाए थे। पहला असहयोग, ठीक है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनके तीनों आंदोलन के बारे में आपको याद कर लेना है और इसके कारण को भी याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन को कीजिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन आपको हेडिंग डालना है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था, ठीक है, ये मर गए थे। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया जब ब्रिटिश सरकार का मतलब अंग्रेज सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा ने और विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, न्यायालयों में जाना भी बंद कर दिया। तब जाकर के असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसी कारण से, ठीक है। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। पहला, स्वराज्य की प्राप्ति करना, यानी स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहते थे गांधी जी, और खिलाफत का मुद्दा लेकर सरकार पर दबाव बनाना था। नेक्स्ट है, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ न्याय प्राप्त करना था। और चौथा इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये सब क्या है, असहयोग आंदोलन के कारण है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अथवा दिया है, भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता भी है आपके एग्जाम में। तो आप लोग इसी का आंसर लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखना है, ठीक।
इसमें आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए भूक्षरण का मतलब कि मृदा अपरदन, यानी मिट्टियों की जो कटाव होते हैं बाढ़ के पानी से, ठीक है, और भी हवा वगैरह कई तरह से, तो आपको उसको किस तरह से रोकना है जिससे मिट्टियां एक खेत से दूसरे जगह जाकर के न इकट्ठा हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कौन सी उपाय करना है, यही आपको लिखना है। मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं, ठीक है। भूक्षरण को मृदा अपरदन भी कहते हैं। पहला है वन लगाना, यानी वृक्षों को काफी ज्यादा लगाना, ठीक है। वृक्ष में क्या होते हैं, काफी ज्यादा शोर होते हैं जो कि मिट्टियों को जकड़े रहते हैं, इससे मिट्टियां क्या होती है, बहती नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में जकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। तो वन लगाकर मिट्टी के भूक्षरण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है दूसरा घास लगाना। घास में भी कई शोर होते हैं, वो भी क्या करती है, मिट्टियों को रोकी रहती है। तो यहाँ पे घास की जड़ें भी मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रहती है तथा मिट्टी बहने से रोकती है। नेक्स्ट है खेतों में मेड़बंदी करना। खेतों में क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि मेड़बंदी होता है, मेड़ होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप लोग मेड़ों पर से चलकर भी अपने खेतों में जाते हो। उस मेड़ों पर कोई कोई दाल का भी लगा देता है, जैसे अरहर वगैरह लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि खेतों में मेड़बंदी करना। खेतों के चारों ओर मेड़बंदी कर भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। चौथा सीढ़ीनुमा खेत बनाना। सीढ़ीनुमा खेत पहाड़ी ढलानों पर बनाकर भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कृषि के 3 समस्या क्या थे। उत्तर में क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि के 3 समस्याएं इस प्रकार है, ठीक है। ये समस्या है, पहला है उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होती है। यानी देखिए जो भारतीय किसान है वो क्या है, वो उतने अमीर नहीं है, ठीक है, बहुत गरीब होते हैं भारतीय किसान। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने खेतों में अपने फसलों को अच्छे उर्वरक, ठीक है, अच्छी खाद, यूरिया, ज्यादा से ज्यादा डाई, ये सब डाले और अच्छी क्वालिटी के दवा के छिड़काव करे, जिससे उनका जो फसल है वो काफी अच्छा हो, ताजा हरा भरा हो और काफी जल्दी से बड़ा हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये यानी कि यहाँ पे कृषि उनका क्या होता है, उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। यानी जो अगर वो, ठीक है, 100 बीज बोएंगे तो उसमें से सिर्फ उनका 50 बीज का ही पौधा बनेगा, बाकी 50 बीज उनके खराब हो जाते हैं, उत्पादकता कम हो जाती है। इससे क्या होता है, फसल उत्पादन भी कम होता है। तो पहला यही कारण है भारतीय किसानों की, वो है कि भारतीय कृषि प्रायः मानसून वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, ठीक है, तथा अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। यहाँ पे क्या है कि जो भारतीय किसान है उनके पास अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है, सबमर्सिबल वगैरह नहीं होता है। तो वो जो गर्मी के फसल को लगाते हैं उसमें वो क्या करते हैं, भगवान पे निर्भर होते हैं। उसमें गर्मी में तो वो ज्यादातर किसान जो होते हैं जिनके पास पानी की व्यवस्था नहीं, वो फसल को लगाते ही नहीं है, ठीक है, बारिश के मौसम में ही लगाते हैं। अगर भगवान पे वो पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर होते हैं, अगर भगवान अच्छे से पानी बरस जाए तो उनकी फसल अच्छे से हो जाती है, अगर नहीं बरसेंगे तो फसल उनकी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से मानसून पे निर्भर रहते हैं और वो मृदा की प्रकृति और उर्वरता पर निर्भर होते हैं। कहाँ की मिट्टी अच्छी है, थोड़ा सा उसमें उर्वरता जो है वो काफी अधिक है, इस पर वो निर्भर होते हैं, क्योंकि उनके पास उर्वरक और दवाइयों के लिए इतना पैसा नहीं होता है, ठीक। तो इस तरह से है। तीसरा क्या है, भारत के किसान का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे क्या है कि भारतीय जो किसान है वो काफी गरीब है, वो इतना सिर्फ कमाते हैं जितना वो अपने और अपने परिवार की पूरी अच्छे तरीके से खर्च चला सके। तो क्या है कि भारतीय कृषि में क्या है कि उनको जैसे खेतों की कई प्रकार से जुताई होती है, ठीक है, 3-4 प्रकार से जुताई होने के बाद तब जाके कोई पौधा लगता है। जैसे पहला जुताई हो गया, मट्टी की पलटाव जिसे कहते हैं, उसके बाद रोटावेटर वगैरह होता है। तो किसान जो होते हैं भारत के, वो सिर्फ जुताई, मट्टी की पलटाव, जो खेत जोतना होता है, सिर्फ उसी को जोत करके वो अपने फसलों को लगा देते हैं, जिससे उनकी फसल अच्छे तरीके से नहीं चल सकती है। और क्या है कि अभी
कहीं कहीं आपको भारत में अभी भी प्राकृतिक कल्चर देखने को मिलेगी, यानी बैलों से खेतों को जोता जाता है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादातर जो किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं है, तो वो अपने बैलों से ही अपने खेतों की जुताई करते हैं। इससे क्या होता है, भारत की जो कृषि है वो काफी पिछड़ी है अभी, यानी यहाँ पे किसानों की जो जीवन है वो काफी निम्न है, काफी गरीब यहाँ के किसान है। इससे वो आधुनिक चीजों का यूज करके अपनी खेती को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। इस तरह से इनके कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति के हैं, वही जो जितने भी, यानी अब इस समय जल छिड़काव के भी अच्छे अच्छे उपकरण आ गए हैं, जो कि भारत के किसानों के पास, सभी किसानों के पास नहीं है, कुछ किसान के पास है। ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते, बल्कि अपने और अपने परिवार की उदर पूर्ति, यानी जो उनके परिवार की और अपने परिवार की वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि करते हैं, ठीक है। इतना ही सिर्फ वो कृषि कर सकते हैं। तो ये है भारतीय कृषि के 3 समस्याएं, इसी तरह से आपको लिखना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है अथवा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषता आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको हमने पहले क्वेश्चन का आंसर बताया, आप लोग इसी को ही लिखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त आप सभी को व्याख्या करना है, ठीक है। और अथवा दिया है राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी को कीजिए। तो आपको अंतर किस तरह से लिखना है एग्जाम में, जिससे आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 इस तरह से। अथवा वाला क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पे अथवा लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लिखेंगे तो काफी बेटर रहेगा। उत्तर में राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित अंतर है, इस तरह से आपको लिखना है। एक तरफ आपको राष्ट्रीय व्यापार, दूसरी तरफ आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेडिंग डालना है। यहाँ में राष्ट्रीय व्यापार में पहला हो जाएगा, इस प्रकार का व्यापार जो होता है वो देश के अंदर ही होता है। राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, देश के अंदर होता है, जैसे राज्यों के बीच में व्यापार। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये क्या होता है, इस प्रकार का व्यापार 2 देशों के बीच होता है, यानी अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार होगा तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय व्यापार में क्या हो जाएगा, राज्यों के बीच, यानी उत्तर प्रदेश से व्यापार कहाँ पे हो रहा है, जैसे कोई भी हो रहा है, पंजाब हो रहा है, इस तरह से। तो क्या है कि ये राष्ट्रीय व्यापार है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 देशों के बीच होता है। दूसरा है, इसके अंतर्गत अतिरिक्त उत्पादन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को भेजा जाता है, ठीक, प्रदेश में भेजा जाता है। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत उत्पादन जो है एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। ऐसे तो आपको लिखना है, काफी सरल होता है अंतर लिखना। यह प्रादेशिक असंतुलन को मिटाता है, यह देशों के मध्य असंतुलन को मिटाता है, इस तरह। यहाँ पे राष्ट्रीय व्यापार में क्या हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा अपने अतिरिक्त गेहूं को अन्य राज्यों में भेजते हैं, यह राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, गेहूं अधिक होता है, तो अपने से अतिरिक्त वो अन्य राज्यों में भेजते हैं, उसी को राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और भारत अपना अतिरिक्त लौह अयस्क, जो लौह अयस्क है वो भारत कहाँ पे भेजता है, जापान को भेजता है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण है। तो आपको 4 नंबर का दिया है, तो आपको 4 अंतर लिखना है, तभी आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, वर्णनात्मक प्रश्न 2, जिसका आंसर आप सभी को 150 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब आपको 4 पेज में इसका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी, ठीक है, एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। आपको जर्मनी और इटली के एकीकरण का योगदान बताना है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण यूरोपीय राज्यों का एकीकरण हुआ। इसके कारण कई बड़े तथा छोटे राष्ट्रों का उदय हो गया। जब एकीकरण हुआ तो उसमें से क्या हुए, कई बड़े और छोटे जो राष्ट्र थे वो अलग हुए, ठीक है, उनका पहचान हुआ, यानी उनका उदय हुआ। दूसरा है, यह यूरोपीय राष्ट्रवाद का परिणाम था कि 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे। तीसरा क्या था, यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण जर्मनी, इटली जैसे राष्ट्रों में क्या हुआ, साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का उदय हुआ। इस प्रवृत्ति ने एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया। क्या कर दिया, अपना निशाना बना लिया युद्ध करने के लिए।
चौथा है यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव अफ्रीका एवं एशियाई उपनिवेशों पर भी पड़ा। इन उपनिवेशों में विदेशी शासन से मुक्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गया। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर के बने जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। यूनान, पोलैंड और बल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति में यह सशक्त रूप लेकर प्रकट हुआ। 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं था जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। 18वीं सदी के मध्य जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड राजशाहियों, डचों और कैंटनों में बटे हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिनके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था, ठीक है, जो कि लुई 16वां था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको पूरा लिखना है। इतना आपको लिखोगे तभी आपको टोटल 6 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। यानी आपको 4 पेज लिखना है। कितने पेज? 4 पेज से अधिक लिखिएगा लेकिन कम मत लिखिएगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स ट्विन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है? ये भी इसका अथवा है। आप लोग पहले को कीजिए या आप लोग इसको कीजिए। पहले को कीजिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हमने इसका आंसर बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है 6वां, भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और पहले भी बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे अथवा है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण आप लोग इसका तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है 7वां, संसाधन का अर्थ लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हम बता चुके हैं, चैनल पे है। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखना है। भारत में पाई जाने वाली जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, ये सब भारत में पाई जाने वाली फसल है, उसी पर आपको लिखना है। काफी सरल है, आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसमें 8वां क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना करना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, ये भी तैयार कर लेना है आपको उचित उदाहरण की सहायता से। एक लॉन्ग क्वेश्चन था। अब इसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन, मानचित्र संबंधित प्रश्न। आपको यहाँ पे किस तरह से करना है, कह दिया है निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। सही उत्तर और सही अंकन के लिए आप सभी को क्या मिलेगा, आधा प्लस आधा, यानी 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। उत्तर आप लोग सही लिखोगे तो आधा नंबर, और आपको मानचित्र मिलेगा उसमें अच्छे से आप लोग सही से दर्शाओगे इस मानचित्र में तो आधा नंबर, फिर से 1 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, ठीक है। तो आपको कॉपी में लिखना है प्रश्नोत्तर 9 का उत्तर, और इसमें क डालकर आपको लिखना है कोलकाता, यानी कोलकाता में अंग्रेजों ने अपना प्रथम राजधानी बनाए थे। तो कोलकाता कहाँ पे है, तो इस भारत के मानचित्र में कोलकाता यहाँ पे है, ठीक है। आपको इस तरह से यहाँ पे शो करना है, पेंसिल से आपको यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। अब देखिए चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था, तो वो गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ पे है, तो इसमें गोरखपुर जो है यहाँ पे है, लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में गोरखपुर है, ठीक। तो यहाँ पे आपको शो करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, वो अमृतसर में है। अमृतसर पंजाब में पड़ता है, तो अमृतसर यहाँ पे है। भारत के मानचित्र में अमृतसर कहाँ पे, यहाँ पे, तो आपको अमृतसर लिखना है। इसको आपको कॉपी में भी लिखना है इसका आंसर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में, ठीक है, जिसका नया नाम प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शो करना है। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उनका कहाँ पे हुआ था,
मुंबई में हुआ था। और मुंबई कहाँ है? मुंबई यहाँ पे है, ठीक है, गुजरात के आसपास में ये मुंबई है, अहमदाबाद और गुजरात के आसपास में, तो यहाँ पे ये मुंबई है। इस तरह से आपको यहाँ पे शो करना है। तो अगर आप लोग इस तरह से पूरा भरते हो तो आपको यहाँ पे 5 नंबर टोटल मिलेंगे, सही सही भरोगे तब। इसके बाद ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं को करना है जिसको कम दिखाई देता है। इसके बाद आपको ख करना है, ये भी 5 नंबर का है। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे दर्शाना है मानचित्र में नागार्जुन सागर बांध। आपको यहाँ पे जो चिन्ह है, इस चिन्ह के माध्यम से ही मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस चिन्ह से दर्शाना है नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है वो यहाँ पे स्थित है मानचित्र में। तो आपको इस तरह से चिन्ह बनाकर दर्शाना है, ऐसे यहाँ पे चिन्ह बनाना है और यहाँ पे आप लोग कहीं पर भी जगह मिले यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र। आपको यहाँ पे जो प्लस प्लस का चिन्ह है इसके द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र जो है वो उड़ीसा है। और उड़ीसा कहाँ पे है? तो यहाँ पे है मानचित्र में उड़ीसा। तो आपको इस तरह से शो करना है, ठीक है, चिन्ह के द्वारा हमने ऐसे देखा है। नेक्स्ट है हैदराबाद नगर, चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। तो हैदराबाद कहाँ पे? ये चेन्नई के आसपास में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह जो है इस तरह से है वृत्त का, तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाना है। ब्रह्मपुत्र नदी आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है, आपको इस तरह से सिंबल बनाकर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास उत्पादन का एक क्षेत्र आपको दर्शाना है, ठीक है, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र। तो कपास उत्पादन का जो एक क्षेत्र है वो गुजरात है। गुजरात में वस्त्र का निर्माण ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे कपास अधिक होता है, ठीक है। तो अहमदाबाद और गुजरात में, यानी आपको इस तरह से इस सिंबल से शो करना है। ऐसे आपको क्या करना है, पूरा मानचित्र भरना है। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक रहेगा लिखने के लिए, लिखना है कक्षा 10, पेपर कोड आपको लिखना है जो ऊपर था 824 DZ, तो आपको उसको लिखना है। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अलग से भी हमने मानचित्र भरने का वीडियो बनाया है ट्रिक से, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसको भी आप लोग देखकर समझ लीजिएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, पूरा मानचित्र वाला क्वेश्चन करना है। ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों को ही करना है। वैसे आप सभी को ये जो वायरल पेपर है इसको पूरी तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी इम्पोर्टेंट थे। और इसके साथ साथ आप लोग जितने भी हमारे चैनल पे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डेली वीडियो आते हैं, तो आप लोग उसको भी डेली देखिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग 3 न्यू मॉडल पेपर को तैयार कीजिए। ऐसे ही और भी वायरल पेपर चैनल पे आएंगे और आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर को भी तैयार कीजिए। अगर आप लोग इतना करते हो तब आपका जाकर के 70 में 70 नंबर आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही आपको और भी वायरल पेपर की वीडियो चाहिए सब्जेक्ट का, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे हम आप सबको इसका PDF भेज देंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।